नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। चलो देखो, आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। देखो, अब रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी क्या है, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लो फटाफट। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ी थी प्रीवियस पर्सन, सॉरी क्या पढ़ा था, पर्सन। हाँ, पर्सन में कितने पॉइंट पढ़े थे अपन ने? 7। पहला पर्सन क्या था भाई? इंडिविजुअल। दूसरा क्या था? एचयूएफ। तीसरा कंपनी। चौथा फर्म। तीसरा पांचवा एओपी बीवाई। छठा क्या था आपका? लोकल अथॉरिटी। और सातवां क्या था? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी। समझ आ गई बात? और हमने प्रीवियस ईयर का मतलब पढ़ा था। अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। तो फिर असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्या आपको ये चीज? चलो, उस पूरे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ा था हमने, एग्रीकल्चर इनकम का। कौन सा वाला पॉइंट पढ़ा था? एग्रीकल्चर इनकम का। तो वो एक बार आप देख लेना, समझ आ गई बात? जो नया था पॉइंट, और वो जो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के लिए पूछते हैं उन क्वेश्चंस को। अब आज पढ़ेंगे रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। अब रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है कि सबसे पहले पर्सन्स की आइडेंटिफाई कर लेनी होती है। किसकी आइडेंटिफाई कर लेनी होती है? कि वो पर्सन इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में इंडिविजुअल का बहुत पूछा जाता है। आपने पर्सन पता कर लिया कि ये क्या है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल का अब आपको इनकम कैलकुलेट करने से पहले उसका रेजिडेंस पर्पस देखना पड़ता है कि वो रहने वाला कहाँ का है। आई बात समझ में? क्या है भाई? वो रहने वाला कहाँ का है। अरे क्लियर देखिए आपको चीज। देखो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस आप किसका निकालोगे? इंडिविजुअल का। मैं एक लिंक लेके चल रहा हूं कि इनकम टैक्स अगर कैलकुलेट करनी होती है किसी भी पर्सन की, तो पहले पर्सन पता कर लो वो पर्सन कौन सा है, और उसके बाद ये देख लो कि वो रहने वाले कहाँ का है, तब जाके आप उसकी इनकम के ऊपर क्या लगाओगे? टैक्स लगाओगे। देखो, अब इंडिविजुअल के अंदर 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशंस हैं? 2। एक होती है बेसिक कंडीशन और एक होती है एडिशनल कंडीशन। एक कौन सी कंडीशन होती है? बेसिक, और दूसरी एडिशनल। ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ सर? पर्सन। पर्सन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट, जिसको जनरली हम एनआरआई के नाम से जानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया। क्लियर है क्या आपको? तो उसको एनआरआई के नाम से बोलते हैं। और अगर रेजिडेंट है तो उसमें 2 बातें होती हैं कि रेजिडेंट है ना ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट क्या होता है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और फिर क्या होता है एनआरआई हो गया। तो 3 पर्सन होते हैं। तो 3 पर्सन होते हैं कि उसको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानना है, या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी मानना है, और या फिर इसको एनआरआई मानना है। तो इन तीनों के केस के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कंप्लीट करनी पड़ती है। अब देखना कैसे, आप फोकस करना। बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 22-23। दिमाग में फिक्स रख लो, आपके साल, आपके वाला असेसमेंट ईयर में आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 22 और 23। तो 22-23 का जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें वो कितने दिन रहना चाहिए? यहाँ पर 182 डेज रहना चाहिए। अगर वो पिछले साल अगर आपके 182 डेज रह जाता है तो फिर आप इसको क्या मानोगे? रेजिडेंट मानोगे। और अगर सपोज वो 182 डेज कंप्लीट नहीं कर पाता, मतलब लास्ट ईयर वो 182 डेज रहता ही नहीं है, तो क्या होता है? फिर आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो। एक और ऑप्शन क्या है कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। जस्ट पिछले साल आपको 182 की जगह कितना होना है? 60 डेज, तो 60 दिन होना है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और कंप्लीट करना है, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। मतलब क्या हुआ कि 22-23 को छोड़ के उसके ऊपर वाले जो क्या है 4 साल है। प्रीवियस ईयर को मतलब होता है कि लेस देन 1 ईयर। क्लियर है? जस्ट लास्ट 1 ईयर। तो पिछले 1 साल को छोड़कर उसके ऊपर के 4 साल मिला के कितने दिन रुकना चाहिए? वो
365 दिन मिला के रहना चाहिए, 4 साल का मिला के। तो दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। तो अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं हुई तो फिर वो भाई साहब क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। तो फिर उसके आगे अपन को ये एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली तो फिर हमारे सामने वो क्या बन जाता है बताओ, रेजिडेंट बन जाता है। तो रेजिडेंट बनने के बाद उसके बाद हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, 2, आर एंड आर, और क्या है, आर बट एन आर। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन कंप्लीट करेंगे, एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करेंगे। तो एडिशनल कंडीशन में यहाँ क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या कहते हैं, रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। मतलब 22-23 को छोड़ के उसके ऊपर वाले 10 सालों में वो कोई भी एक बेसिक कंडीशन कितनी बार करना चाहिए, 2 बार पूरी करना चाहिए। मतलब ऐसी कंडीशन से वो रेजिडेंट कितनी बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए। अभी बात समझ में, वो 2 बार रेजिडेंट बनना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, आपकी एडिशनल कंडीशन फर्स्ट कंप्लीट कर पाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। 22-23 को छोड़कर उसके ऊपर वाले जो 7 साल है उसमें मिला के वो कितने दिन रहना चाहिए, 730 दिन। तो ये 2 एडिशनल कंडीशन एक्स्ट्रा पूरी करोगे तब जाके आप रेजिडेंट और क्या बन पाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कि आप और मैं है। समझ आ गई बात आपको? और क्या है, और अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो फिर क्या बन जाओगे आप, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ना इन शॉर्ट देखो क्या है यहाँ पर। सबसे पहले पर्सन कितने होते हैं, 2 होते हैं इसके अंदर। एक तो क्या होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशन में कितनी बातें अपने पास, 2। पहली बात क्या है, 182 डेज दिस लास्ट ईयर, 22-23 प्रीवियस ईयर को। और दूसरा, अगर 182 डेज कंप्लीट नहीं होती है तो दूसरी क्या होती है यहाँ पर, 60 डेज जस्ट प्रीवियस ईयर। और फिर आपको 365 डेज प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके ऊपर वाले 4 साल में क्या करने पड़ते हैं, कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो क्या बनोगे, रेजिडेंट, और नहीं होती तो क्या बनोगे, नॉन रेजिडेंट। और अगर आपकी वो बन गए तो उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तो ऑर्डिनरी और क्या है, नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए आपको कौन सी कंप्लीट करनी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशन से ही चेक करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन अगर पहली पूरी हो जाती है तो दूसरी पे चेक करोगे, और पहली ही पूरी नहीं होती है तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूरी होना जरूरी है। रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन क्या है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है कि भाई पिछले 22-23 को छोड़कर उसके ऊपर वाले 10 सालों में कम से कम वो ऐसी कोई बेसिक कंडीशन कितनी बार कंप्लीट करना चाहिए, 2 बार। मतलब 2 बार वो रेजिडेंट बन जाना चाहिए। और दूसरा, 7 सालों में पिछले 22-23 को छोड़कर उसके ऊपर वाले 7 सालों में वो कितने दिन रहना चाहिए, मिला के 730 दिन रहना चाहिए। तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ आ गई बात आपको? चलो नेक्स्ट, ये आपका रेजिडेंस वाला तो कंप्लीट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब किसी का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग जाता है, पहले तो अपन ने क्या पता लगाया कि वो पर्सन कौन सा है, और दूसरा क्या पता लगाया कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, RO एंड R है, या R बट NO R है, और या फिर क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के पर्सन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इनकम अलग अलग कैलकुलेट कर दी है। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं NRI की बात करूं तो NRI तो भाई कहाँ का सिटीजन है, वो तो बाहर का रहने वाला है सारा। तो उसकी इनकम पर क्या सरकार पूरा टैक्स लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि भाई सरकार का हक नहीं है, क्योंकि जो खुद वो जिस कंट्री में रहता है तो उनके भी वहाँ रूल्स और क्या है, रेगुलेशन है। समझ आ गई बात आपको? अब सुनना मेरी बात। NRI क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एक ही सिंपल एग्जाम्पल होता है, जैसे IPL होते हैं ना अपने यहाँ पर भाई, तो क्या फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर क्या होते हैं, खेलने आते हैं। समझ आ गई बात? तो वो NRI होते हैं अधिकतर। क्या होते हैं वो? NRI होते हैं। वो सारी शर्तें पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि IPL होता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का, आई बात समझ में। और 3 महीने में दिन कितने होते हैं, 90-100, ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइनल तक पहुँच जाओ तो 90-100 दिन पूरे कर पाते हैं वो पूरे साल में। तो दिखती बात है वो क्या बन गए, हमारे लिए क्या बन गए,
एनआरआई बन गए तो उसकी सारी इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, उसकी सारी इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। तो उसी तरह आर एंड आर, और क्या है आर बट एन आर। देखना अभी कैसे टैक्स लायबिलिटी लगाते हैं। टोटल इनकम कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। बाहर की इनकम ऑफ कोर्स कौन सी इनकम कहलाएगी? फॉरेन इनकम। और हमारी कंट्री की इनकम क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम। सर इंडियन इनकम की आइडेंटिफाई कैसे करोगे और फॉरेन इनकम की आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो इंडियन इनकम की आइडेंटिफाई एक सिंपल सी होती है कि या तो आपने वो इंडिया में अर्न करी, मतलब जनरेट कहाँ से हुई? वो इंडिया से हुई, और या फिर आपने इंडिया में ही बैठे बैठे क्या करी है? रिसीव्ड करी है। भाई चलो अर्न और जनरेट तो समझ में आता है कि यही कमाया और यहीं से ही सोर्स है आपका पैसा कमाने का इंडिया का, लेकिन रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? सुनना मेरी बात। जैसे अगर फैमिली मेंबर कोई दुबई में अगर जॉब करता है तो उनकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट कहाँ आती है? इंडियन के अकाउंट में आती है। लेकिन अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपने अकाउंट में लिया फिर वहां पर यहाँ पर सेंड किए, वो इंडियन इनकम नहीं कहलाएगी, वो रिसीव्ड नहीं कहलाएगा आपका। फर्स्ट टाइम जा क्या हो रहे हैं? रिसीव्ड हो रहा है, वो रिसीव्ड कहलाएगा। एट द टाइम, उस टाइम आप कहाँ थे? समझ आ गया? देखो उस टाइम आपका अकाउंट कहाँ था। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूइंग, अराइजिंग, डीम्ड टू बी ने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये काम आएगा आपके फॉर थ्योरी क्वेश्चन आता है। अच्छा तो इसमें लिखने में के लिए काम आएगा तुमको थ्योरी के लिए। तो इनकम, इंडियन इनकम में 2 बातें बताओ शॉर्ट में। पहला जनरेट, अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया। और अगर ये तीनों नहीं हो, दोनों नहीं होते हैं तो फिर कौन सी इनकम कहलाएगी वो? इसलिए इन शॉर्ट मैंने क्या लिख दिया? अदर देन इंडियन इनकम। क्या लिख दिया? अदर देन इंडियन इनकम। टैक्स लायबिलिटी ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना सभी। लिखा हुआ है, पहले इनकम लिखी हुई है। सर इनकम हमारे पास 2 ही तो है, एक इंडियन इनकम है और एक कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है। ठीक है, देखो अब मैं एक सिखाता हूं कि सिंपल से देखना कि अगर आप रेजिडेंट एंड क्या हो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। अगर पता चल गया कि ये बंदा क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसके लिए सारी इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी, चाहे वो फॉरेन से कमाए चाहे वो इंडिया से कमाए। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बट क्या हो? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो फिर आप क्या हो? आप सिर्फ एक इंडियन इनकम आपकी टैक्सेबल होगी और फॉरेन इनकम कौन सी वाली होगी? जिसका बिजनेस कंट्रोल सेटअप इन इंडिया, जिसका कंट्रोल क्या है? सेटअप इन इंडिया में। अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई की सिर्फ एक ही इनकम होती है, वो भी कौन सी इनकम होती है? इंडियन इनकम होती है, जिसको वो रिसीव कहाँ करता है? आईपीएल खेलते हैं तो कहाँ रिसीव होता है वो? उसको ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं क्या हो जाती है? रिसीव हो जाती है। अब एक वे ये होता है और एक वे ये होता है कि अगर आपकी इनकम पता लगी कि आपकी इनकम कौन सी है? इंडियन इनकम है, तो तीनों में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको पता लगा कि इंडियन इनकम नहीं है, कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम में कितने पॉइंट देखेंगे अपन? 2। तो 2 में से अगर आपको ये दिख गया कि उसका, अगर उसको इनकम बिजनेस और किससे हो रही है? प्रोफेशन से हो रही है। ठीक है, अब है तो वो फॉरेन में, लेकिन कंट्रोल और सेटअप कहाँ है उसका? इंडिया में। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी फॉरेन इनकम तो कितनी जगह हो जाएगी? ये 2 लोगों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी और एनआरआई के लिए क्या हो जाएगी? नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। और अदर फॉरेन इनकम मतलब कंट्रोल सेटअप के अलावा जो इनकम होगी वो सिर्फ आर एंड ओआर के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी सबके लिए क्या है? नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। तो सीधा सीधा एक होता है इंडियन इनकम तीनों जगह राइट, फॉरेन इनकम में अगर कंट्रोल सेटअप इन इंडिया लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 जगह राइट, और कंट्रोल सेटअप इन इंडिया नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो सिर्फ एक ही जगह राइट होगा। 1 2 3, 1 2 और 1। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है इस चैप्टर का जो कि आपको याद करना है। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर अभी आपके क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। देखो इनकम टैक्स, देखो इंपॉर्टेंट भी बता देता हूं मैं आपको। आप लोग मैं बताते हैं, है ना? देखना, देखो इसका बड़ा क्वेश्चन हमेशा आने का रहता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, जिसमें आपको ये डेज होते हैं
और आपके लिए एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है। समझ आ गई बात आपको? चलो ठीक है, अब ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, लिख लीजिए आप सभी इसको।